बैतुल अनकबूत। वो इस हफ्ते फिर उसे अपने साथ कराची लेकर गया, लेकिन इस बार वो रात की फ्लाइट से वापस आ गए थे। पहले की तरह इस बार भी वो उसी होटल में रहे। सालार अपने ऑफिस में मसरूफ रहा, जबकि वो अनीता के साथ घूमती फिरती रही। सालार से उसकी दोबारा मुलाकात इसी तरह रात फ्लाइट से पहले हुई थी। वो कुछ चुप थी। सालार ने नोटिस किया था, मगर उसके साथ इस फ्लाइट में उसके बैंक के कुछ गैर मुल्की ओहदेदारान भी सफर कर रहे थे। वो लाउंज में उनके साथ मसरूफ रहा। फ्लाइट में भी वो सीट बदलकर उनके पास चला गया। इमामा से उसको बात करने का मौका एयरपोर्ट से वापसी पर मिला था। कार पार्किंग में पड़ी अपनी गाड़ी में बैठते ही उसने इमामा से पहला सवाल यही किया था, तुम इतनी खामोश क्यों हो? किससे बातें करूं? अपने आप से? तुम तो मसरूफ थे। इमामा ने जवाबन कहा। चलो अब बात करो। सालार ने मौजू बदलते हुए कहा। कैसा रहा आज का दिन? बस ठीक था। बस ठीक था? कहाँ गई थी आज तुम? उसने सालार को उन 2-3 जगहों के नाम बताए जहां वो अनीता के साथ गई थी, मगर सालार को उसके अंदाज में एक्साइटमेंट का वो उनसर अब नजर नहीं आया था जो पिछली बार था। तुम्हारी पे कितनी है सालार? वो चंद लम्हों के लिए ठटका। वो बेहद संजीदा थी। वो बेख्तियार हंस दिया। फौरी तौर पर इस सवाल की वजह उसकी समझ में नहीं आई थी। नो कमेंट्स। मैं सीरियस हूं। मैं भी सीरियस हूं। मैं शौहर हूं तुम्हारा, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं वो तुम्हारा जाती है? अगले सवाल ने सालार को और हैरान किया था। वो अब भी बेहद संजीदा थी। नहीं, ये रेंटेड है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो ये सब कुछ? अपने जवाब पर उसे इमामा के चेहरे पर मायूसी इतनी साफ नजर आई कि वो भी एकदम संजीदा हो गया। ऐसे ही पूछ रही थी। मैं समझ रही थी तुम्हारा अपना होगा। वो अब उसे कुछ सोचती हुई लगी। सालार बहुत गौर से उसका चेहरा देखता रहा। मैं सोच रही थी कि तुमने मुझे जो पैसे दिए हैं उससे कोई प्लॉट ले लें। इमामा, क्या प्रॉब्लम है? सालार ने इस बार उसके कंधों के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर तो बनाना चाहिए ना हमें। वो अब भी संजीदा थी। तुम अनीता का घर देख कर आई हो? एक झमाके की तरह सालार को एक ख्याल आया था। अनीता कुछ अरसे तक अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली थी और इन दिनों उसके घर का इंटीरियर हो रहा था। हां, इमामा ने सर हिलाया। सालार ने गहरा सांस लिया। उसका अंदाजा ठीक निकला था। बहुत अच्छा घर है ना उसका? वो अब सालार से कह रही थी। उसके लहजे में बेहद इश्तियाक था। हां, अच्छा है, सालार ने हाथ हटाते हुए कहा। 4 कनाल पर मुहित अनीता के घर को कराची के एक मारूफ आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था। उसके बुरे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुमने स्विमिंग पूल की बोट देखी है? नहीं, मैंने काफी महीनों पहले उसका घर देखा था। तब इंटीरियर शुरू नहीं हुआ था। वैसे स्विमिंग पूल में बोट का क्या काम? असली वाली नहीं है, छोटी सी है। लकड़ी की लगती है, लेकिन किसी और मटेरियल की है। उस पर एक छोटी सी विंडमिल है और वो हवा से उस सारे स्विमिंग पूल में हरकत करती रहती है। वो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखता, उसकी बात सुनता रहा। वो उसे उस कश्ती की एक एक चीज बता रही थी। अनीता ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। उसके खामोश होने पर सालार ने कहा। क्यों? वो चौंकी। मेरी शादी के तीसरे ही हफ्ते मेरी बीवी को अपना घर दिखा दिया। वो बड़बड़ाया। कहीं जमीन खरीद लेते हैं सालार। इमामा ने उसकी बात नजरअंदाज की। इमामा, मेरे पास 2 प्लॉट हैं, पापा ने दिए हैं। इस्लामाबाद में तो घर बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है। जब बनाना होगा बना लेंगे। सालार ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। वो यकदम पुरजोश हुई। कितने बड़े प्लॉट हैं? 10-10 मरले के हैं। बस? कम से कम 1-2 कनाल तो होना चाहिए। वो मायूस सी हुई थी। हां, 10 मरले कम है। 2 कनाल तो होना ही चाहिए। सालार ने तायीद की। नहीं,
दो ना हो एक ही हो जाए, एक भी बहुत है। उसमें एक सब्जियों का फार्म बनाएंगे, जानवर भी रखेंगे, एक समर हाउस बनाएंगे, एक गजीबो बनाएंगे और एक फिश फार्म भी बना लेंगे। सालार को लगा कि इमामा को जगह का अंदाजा करने में गलती हुई थी। एक कनाल में यह सब कुछ नहीं बन सकता इमामा, उसने मध्यम आवाज में उससे कहा। वो चौंकी। लेकिन मैं तो एकड़ की बात कर रही थी। वो चंद लम्हे भौंचका सा रह गया। इस्लामाबाद में तुम्हें एकड़ जमीन कहां से मिलेगी? चंद लम्हों के बाद उसने संभल कर कहा, इस्लामाबाद से बाहर तो मिल सकती है ना? इमामा संजीदा थी। तो फिर घर ना कहो, ये कहो कि फार्म हाउस बनाना चाहती हो तुम। नहीं, फार्म हाउस नहीं, एक बड़ी सी खुली सी जगह पर एक छोटा सा घर, जैसे कोई वादी, इस तरह की वादी में घर। पापा का भी एक फार्म हाउस है, कभी कभार जाते हैं हम लोग, तुम्हें भी ले जाऊंगा वहां। सालार ने उसे फिर टाला। मैं फार्म हाउस की बात नहीं कर रही, असली वाले घर की बात कर रही हूं। इमामा अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है इमामा, इसमें मैं फार्म हाउसेस या शहर से बाहर रिहाइश रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। कम से कम जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक मुझे बड़े शहरों में रहना है, और बड़े शहरों में अब बहुत मुश्किल है एकर्स में शहर के अंदर कोई घर बनाना। ये तुम्हारे उन रोमांटिक नॉवेल्स में हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। जो चीज मुमकिन और प्रैक्टिकल है वो ये है कि चंद सालों के बाद कोई लग्जरी फ्लैट ले लिया जाए, या 2-4 कनाल का कोई घर बना लिया जाए, या चलो 5-6 कनाल भी हो सकता है, लेकिन किसी अच्छी जगह पर इससे बड़ा घर अफोर्डेबल नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 5-10 साल बाद लाहौर या इस्लामाबाद से बाहर कहीं एक फार्म हाउस बना लिया जाए, लेकिन मैं जानता हूं 20 या 30 साल में हम 10 या 20 बार से ज्यादा नहीं जा पाएंगे वहां, वो भी चंद दिनों के लिए। लेकिन वो एक सफेद हाथी साबित होगा हमारे लिए, जिस पर हर माह हमारे अखराजात होंगे। सालार को अंदाजा नहीं हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा, कुछ ज्यादा ही साफ गोई का मुजाहरा कर दिया है। इमामा का रंग कुछ फीका सा पड़ गया था। वो हकीकत थी जो वो उसे दिखा रहा था। सालार ने उसे दोबारा बोलते नहीं देखा। घर पहुंचने तक वो खामोश रही, और पूरा रास्ता उसकी खामोशी उसे चुभी थी। अच्छा, तुम घर का एक स्केच बनाओ, मैं देखूंगा, अगर फिजिबल हुआ तो बनाया जा सकता है। ये उसने सोने से पहले सरसरी अंदाज में इमामा से कहा था, और एक सेकंड में इमामा के चेहरे का रंग तब्दील होते देखा। एक छोटी सी बात उसे इतना खुश कर देगी, उसे इसका अंदाजा नहीं था। सहरी के वक्त वो जब अलार्म की आवाज पर उठा तो वो बिस्तर में नहीं थी। तुम आज पहले उठ गई? वो किचन में काम कर रही थी। जब सालार सहरी के लिए वहां गया, वो जवाब देने के बजाय मुस्कुराई थी। सालार को हैरत हुई, आज उसने सहरी खत्म करने में बड़ी उजलत दिखाई थी। और क्यों दिखाई थी? ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रहा था। खाना खत्म करते ही वो अपनी स्केच बुक उठा लाई थी। ये मैंने स्केच कर लिया है, जिस तरह का घर मैं कह रही थी। सहरी करते हुए सालार बुरी तरह चौंका था। वो अपनी किसी हिदायत पर इतने फौरी अमल दरामद की तवक्को नहीं कर रहा था। वो स्केच बुक उसके सामने खोले बैठी थी। टिश्यू से हाथ पोंछते हुए उस स्केच बुक को थामे सालार ने एक नजर उस पर डाली, और दूसरी उस घर पर जो सामने स्केच में नजर आ रहा था। घर से ज्यादा उसे एक स्टेट कहना ज्यादा बेहतर था। उसने घर में हर वो चीज शामिल की थी जिसका जिक्र उसने उस रात को किया था। फर्क सिर्फ ये था कि पहले वो उसे जबानी बता रही थी, अब वही सब कुछ एक ड्राइंग की शक्ल में उसके सामने था। पहाड़ों के दामन में खुले सब्जे में एक छोटा सा घर, जिसके सामने एक झील थी, और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे जिसका वो जिक्र कर रही थी, गजीबो और समर हाउस। उसने अपने स्केचेस को कलर भी किया हुआ था, और ये आगे भी है। उसने सालार को स्केच बुक बंद करते देखकर जल्दी से अगला सफा पलट दिया। वो उसके घर का यकीनन अकबी हिस्सा था, जहां पर एक अस्तबल और परिंदों की मुख्तलिफ किस्म की रिहाइशगाहें बनाई गई थी। उसमें वो फिश फार्म भी था जिसका वो रात को जिक्र कर रही थी। तुम रात को सोई नहीं? स्केच बुक बंद करते हुए सालार ने उससे पूछा। वो स्केचेस घंटों की मेहनत के बगैर नहीं बन सकते थे। इमामा को इस तबसरे ने जैसे मायूस किया। वो स्केचेस देखने पर सालार से किसी और बात के सुनने की तवक्को कर रही थी। अच्छा है ना?
उसने सालार के सवाल का जवाब दिए बगैर कहा। कांटा हाथ में लिए वो बहुत देर तक उसका चेहरा देखता रहा। जो उसके लिए घर था, उसके लिए अब भी फार्म हाउस ही था और आसान नहीं था, लेकिन वो एक बार फिर इस बात पर बहस नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छा है। एक लंबी सी खामोशी के बाद कहे जाने वाले इस जुमले पर वो बेइख्तियार खिल उठी थी। तुम्हारे दोनों प्लॉट्स बेचकर हम किसी जगह पर जरा बड़ी जगह 1 एकड़ की बात कर रही हो कम से कम तुम। और जमीन तो चलो किसी ना किसी तरह आ ही जाएगी, लेकिन उस घर की मेंटेनेंस के अखराजात, मुझे कम से कम करोड़पति होकर मरना पड़ेगा, अगर अरबपति नहीं तो। सालार ने उसकी बात काट कर कहा। इमामा ने बेहद खफकी से स्केच बुक बंद कर दी। ठीक है, मैं नहीं करूंगी अब घर की बात। वो पलक झपकते में उठकर अपनी स्केच बुक के साथ गायब हो गई थी। वो कांटा हाथ में पकड़े बैठा रह गया। ये एक बेहद मजे का खेज सूरत हाल थी जिसका वो सामना कर रहा था। सालार सहरी खत्म करके बेडरूम में आ गया। इमामा सोफे पर स्केच बुक खोले बैठी थी। सालार को देखकर उसने स्केच बुक बंद करके साइड टेबल पर रख दी। अगर तुम्हें फौरी तौर पर घर चाहिए तो मैं खरीद देता हूं तुम्हें, उसने बेहद संजीदगी से उसके पास सोफे पर बैठते हुए कहा। मुझे इस तरह का घर चाहिए। उसने फिर स्केच बुक उठा ली। 1 एकड़ हो या ना हो, लेकिन ऐसा एक बना दूंगा मैं तुम्हें, वादा। लेकिन अब ये होम मैनिया को अपने सर से उतार दो। वो इमामा का कंधा थपकते हुए उठ गया। वो बेइख्तियार मुतमिन हो गई। वादा का लफ्ज काफी था फिलहाल उसके लिए। वादा को घर बनाना ज्यादा मुश्किल ना होता उसके लिए। माह रमजान के बाकी दिन भी इसी तरह गुजरे थे। ईद के फौरन बाद सालार का बैंक कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च करने वाला था और वो इन दिनों इसी सिलसिले में बेहद मसरूफ रहा था। इमामा के लिए मसरूफियत का दायरा घर से शुरू होकर घर पर ही खत्म हो जाता था। वो उसे दिन में 2-3 बार बैंक से चंद मिनट के लिए कॉल करके हाल अहवाल पूछता और फोन रख देता। वो ईद से 2 दिन पहले इस्लामाबाद आ गए थे। कामरान और मुइज अपनी फैमिलीज के साथ ईद के लिए पाकिस्तान आए थे। अमार और उसकी फैमिली भी वापस आ चुकी थी। वो सिकंदर उस्मान के वसीओ अरीज सिटिंग एरिया में बैठी वहां मौजूद तमाम लोगों की गपशप सुन रही थी और इधर उधर भागते दौड़ते बच्चों को देख रही थी। सालार के तीनों भाइयों के ससुराल इस्लामाबाद में ही थी और इस वक्त मौजूए गुफ्तगू तीनों भाइयों के ससुराल की तरफ से आए हुए वो कीमती ससुराली तहफ थे जो ईद पर उनके लिए भेजे गए थे। वहां बैठे उन बातों को सुनते हुए इमामा को शदीद एहसास कमतरी हुआ। उसके और सालार के पास वहां किसी दूसरे से किसी तोहफे की तफसीलात शेयर करने के लिए कुछ नहीं था। कुछ चीजों की कमी उसकी जिंदगी में हमेशा रहनी थी और ये उन्हीं में से एक चीज थी। मामूली थी लेकिन भूल जाने वाली नहीं थी। वो जिंदगी में पहली बार इस तरह की शदीद एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी और इस एहसास को ये ख्याल और भी बढ़ा रहा था कि सालार भी इसी तरह की बातें सोच रहा होगा। सुबह तुम चल रही हो मेरे साथ? सालार नाइट ड्रेस में मलबूस चंद लम्हे पहले वॉशरूम से निकला था। पहले की तरह इस बार भी वो उसी खिड़की के आगे खड़ी थी। हाँ, उसने सालार को देखे बगैर कहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अपने बेड पर बैठते हुए उसने इमामा को गौर से देखा। उसे उसका लहजा बेहद बुझा हुआ लगा था। हाँ, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। सालार कंबल खींचते हुए बेड पर लेट गया। इमामा ने पलटकर उसे देखा। वो अपने सेल पर अलार्म सेट कर रहा था। उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। वो सोचे समझे बगैर उसकी तरफ आ गई। बेड के करीब आने पर अलार्म सेट करते हुए सालार ने चौंक कर उसे देखा। वो कुछ कहे बगैर उसके करीब बेड पर बैठ गई। सेल फोन साइड टेबल पर रखते हुए वो हैरान हुआ था। वो परेशान थी। ये पूछने के लिए अब उसे उससे तस्दीक की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था। वो पहले की तरह अब भी उसकी उदासी को इस्लामाबाद आने का नतीजा समझा था। लेटे लेटे सालार ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो उसके हाथ की गिरफ्त में अपने हाथ को देखती रही। फिर उसने नजरें उठाकर सालार को देखा। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी।
वो चंद लम्हों के लिए भौंचका सा रह गया था। फिर किससे शादी करनी चाहिए थी? वो हैरान हुआ। किसी से भी, मेरे अलावा किसी से भी। अच्छा मशवरा है, लेकिन देर से मिला है। उसने बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की। इमामा ने हाथ छुड़ा लिया। तुम पछता रहे हो ना अब? वो उठकर बैठ गया। मैं क्यों पछताऊंगा? वो संजीदा हो गया था। तुम्हें पता होगा। उसने उठने की कोशिश की तो सालार ने उसे रोका। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। वो वाकई हैरत ज़दा था। तुम्हारा भी दिल चाहता होगा कि कोई तुम्हें भी कपड़े दे, तहफ़ दे, और वो बात मुकम्मल नहीं कर सकी। उसकी आवाज पहले भर आई, फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो हक्का बक्का उसका चेहरा देख रहा था। जो बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी, वो उसके लिए एहसास जुर्म बन रही थी। मेरे खुदाया, इमामा, तुम क्या क्या सोचती रहती हो? वो वाकई शशदर था। वो अपनी आंखों को रगड़कर साफ करने की कोशिश करती हुई बुरी तरह नाकाम हो रही थी। आंखें आंसू बहाना जानती हैं, आंसुओं को रोकना नहीं जानती। बस तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये उसने आंसू रोकने और आंखें रगड़ने की जिद्दोजहद में कहा था। वो बहुत दिल बर्दाश्ता थी। बात तोहफों की नहीं थी, सुबकी के उस एहसास की थी जो लाउंज में सबके दरमियान बैठे उसने उन चंद घंटों में महसूस किया था। सालार ने जवाब में कुछ कहने की बजाय उसे गले लगाकर तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका। उसे तसल्ली नहीं हुई। वो उसका हाथ हटाते हुए उठकर चली गई। इमामा बीबी, आप इतनी अक्लमंद हैं नहीं जितना मैं आपको समझता था। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप खासी हिमाकत का मुजाहरा करती हैं। अगली सुबह गांव जाते हुए ड्राइविंग के दौरान वो बेहद संजीदगी से उससे कह रहा था। वो सामने सड़क को देखती रही। उसे फिलहाल खुद को अक्लमंद साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या हो जाता है तुम्हें बैठे बिठाए? क्यों इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकते, इमामा ने उसी अंदाज में कहा। हाँ, हो सकता है, लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि कुछ चीजें तुम नहीं बदल सकती। तुम्हें उन्हें कबूल करना है। किया तो है, तो फिर इतना रोना क्यों? सबने महसूस किया होगा कि मेरी फैमिली ने। उसने रंजीदा होते हुए बात अधूरी छोड़ दी। तुमसे किसी ने कुछ कहा? नहीं। तो फिर? कहा नहीं, फिर भी दिल में तो उन्होंने सोचा होगा। तुम उनके दिलों तक मत जाओ। जो बात मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ वो सुनो। सालार ने उसकी बात काट कर कहा। ये भी मैनी चीजें हैं। एक नॉर्मल अरेंज मैरिज हुई होती तो भी मैं ससुराल से कोई तहफ़ लेना पसंद ना करता। मैं जिन कस्टम्स को पसंद नहीं करता उनकी वजह से कोई हसरत और पछतावे भी नहीं है मुझे। तुमसे ज्यादा कीमती कोई गिफ्ट हो सकता है मेरे लिए? वो उसे बड़ी रसानियत से समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि वो उसकी बात से मुतासिर नहीं हो रही होगी। वो ये भी जानता था उसके लिए भी बात तहफ़ की नहीं थी, उस एहसास से महरूमी की थी जो उसे हो रहा था और जिसके लिए फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने इमामा से मजीद कुछ नहीं कहा था। इस वसीओ अरीज कंपाउंड और उसके अंदर मौजूद छोटी बड़ी इमारतों ने चंद लम्हों के लिए इमामा को हैरान कर दिया था। उसने सालार से इस स्कूल और दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में सरसरी सा तस्करा सुना था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये काम इतना मुनज़्ज़म और इस सतह पर हो रहा है। कंपाउंड में आज सिर्फ डिस्पेंसरी खुली थी और उस वक्त भी वहां मरीजों की एक खासी तादाद मौजूद थी। बाकी इमारतों में लोग नजर नहीं आ रहे थे। ये ईद की तातीलात थी। सालार की गाड़ी को कंपाउंड में दाखिल होते देखकर कुछ देर के लिए कंपाउंड में हलचल सी मची थी। केयर टेकर स्टाफ यकदम अलर्ट हो गया था। वहां काम करने वाले अफराद की अक्सरियत आज छुट्टी पर थी और जो वहां मौजूद थे उन्होंने कंपाउंड के आखिरी कोने में अनेक्सी के सामने गाड़ी रुकने के बाद सालार के साथ गाड़ी से निकलने वाली चादर में मलबूस उस लड़की को बड़ी दिलचस्पी से देखा था। अनेक्सी का चौकीदार वो पहला आदमी था जिसे सालार ने अपनी बीवी से मुतारिफ करते हुए अपनी शादी के बारे में मुतला किया था, और ऐसा करते हुए सालार जानता था कि जब तक वो इमारत के दूसरे हिस्सों की तरफ जाएंगे
तब तक उसकी शादी की खबर हर तरफ फैल चुकी होगी। अनेक्सी के सामने मौजूद लॉन से गुजरते हुए इमामा ने बड़ी दिलचस्पी से अपने कुर्बो जवार में नजर दौड़ाई। वो अनेक्सी मरकजी इमारत से बहुत फासले पर थी और वहां बैठे हुए शायद आम दिनों में भी दूसरी इमारतों के शोर से बचा जा सकता था। एक छोटी सी बाड़ के साथ लॉन और अनेक्सी की हदबंदी की गई थी। लॉन का एक हिस्सा सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल हो रहा था। धूप पूरी तरह नहीं फैली थी और खुनकी का एहसास बेहद शदीद होने के बावजूद इमामा का दिल कुछ देर के लिए खिलती हुई धूप वाले इस लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठने को चाहा था, जो रात की औस से भीगी हुई थी। बहुत अरसे के बाद वो ऐसी खुली फिजा में सांस ले रही थी। कुछ देर के लिए उदासी की हर कैफियत को उसने गायब होते हुए महसूस किया। हम यहां बैठ जाते हैं। अनेक्सी के बरामदे में पहुंचते ही उसने सालार से कहा, जो चौकीदार से दरवाजा खुलवा रहा था। नहीं, यहां कुछ देर बाद तुम्हें सर्दी लगेगी। अंदर लॉन्ज में बैठकर भी तुम्हें बाहर सब कुछ इसी तरह नजर आएगा। फिलहाल मैं जरा डिस्पेंसरी का एक राउंड लूंगा। तुम्हें अगर यहां बैठना है तो बैठ जाओ, सालार ने उससे कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने फौरन कहा था। अनेक्सी फर्निश्ड थी और उसके अंदर दाखिल होने पर चंद लम्हों के लिए इमामा को जैसे उसके साउंड प्रूफ होने का एहसास हुआ। अंदर कुछ ऐसी ही खामोशी उसे महसूस हुई थी। कभी हम भी यहां रहने के लिए आएंगे, उसने बेख्तियार कहा था। अच्छा, इमामा को लगा वो उसे बहला रहा था। उसका अंदाज कुछ इतना ही अदम दिलचस्पी के लिए हुआ था। 10 मिनट बाद वो उसे मरकजी इमारत और उससे मुंसलिक दूसरे हिस्से दिखा रहा था। वो इमारत उसे दिखाने के साथ साथ वहां मौजूद स्टाफ को कुछ हिदायत भी दे रहा था। उसके अंदाज से लग रहा था कि इस जगह के बारे में मालूमात उसकी उंगलियों पर है। वो सब लोग कह रहे हैं मिठाई खिलाएं जी। चौकीदार ने सालार को दूसरे लोगों की फरमाइश पहुंचाई। चलें, ठीक है, आज इफ्तार और इफ्तार डिनर का इंतजाम कर ले। मैं अकाउंटेंट को बता देता हूं, सालार ने मुस्कुराकर उसे कहा। इमामा ने नोटिस किया था कि वो वहां काम करने वाले हर शख्स के नाम के साथ साहब लगाकर मुखातिब कर रहा था। इन लोगों के साथ उसका रवैया संजीदा लेकिन काबिले एहतराम भी था। ये तब्दीली उम्र लेकर आई थी या सोच, उसे अंदाजा नहीं हुआ। 2 घंटे वहां गुजारने के बाद वो जब उसके साथ वहां से निकली तो पहली बार वो अपने दिल में उसके लिए इज्जत के कुछ जज्बात भी लिए हुए थी। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? उसने रास्ते में उससे पूछा था। अपनी बख्शिश के लिए। जवाब गैर मुतवक्के था, मगर जवाब देने वाला भी तो सालार सिकंदर था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने रहमदिल हो। चंद लम्हे खामोश रहकर इमामा ने उससे कहा। नहीं, रहमदिल नहीं हूं, ना तरस खाकर किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, जिम्मेदारी समझकर कर रहा हूं। रहमदिल होता तो मसला ही क्या था? आखिरी जुमला जैसे उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कैसे शुरू किया ये सब कुछ? वो उसे फुरकान से अपनी मुलाकात और इस प्रोजेक्ट के आगाज के बारे में बताने लगा। वो चुपचाप सुनती रही। उसके खामोश होने पर उसने जैसे सराहने वाले अंदाज में कहा, बहुत मुश्किल काम था। नहीं, वो लाइफस्टाइल बदलना ज्यादा मुश्किल था जो मेरा था। उसके मुकाबले में ये सब कुछ आसान था। वो चंद लम्हे बोल नहीं सकी। उसका इशारा जिस तरफ था वो सब कुछ याद करना तकलीफ दे था। हर कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता, वो मध्यम आवाज में बोली। हर कोई कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी किसी की चेकलिस्ट पर नहीं होती। मेरी चेकलिस्ट पर भी नहीं थी। मैं खुशकिस्मत था कि आ गई। वो हंसा। तुम बहुत बदल गए हो, इमामा ने उसे गौर से देखते हुए कहा। वो मुस्कुरा दिया। जिंदगी बदल गई थी, मैं कैसे ना बदलता तो ससुराल से आने वाले ईद के तोहफे के इंतजार में बैठा होता। उसके होंठों पर एक हल्की सी मानी खेज मुस्कुराहट थी। इमामा ने उसके तंज का बुरा नहीं माना। मैं मानती हूं कि मैं बहुत टिपिकल हूं, उसने एतराफ किया था। टिपिकल नहीं हो, जिंदगी को देखा नहीं है अभी तुमने। वो संजीदा हुआ। कम से कम ये तो ना कहो मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा और सिखा दिया है। इमामा ने कुछ रंजीदगी से
اس کی بات کاटी تھی۔ مثلاً کیا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ کیا نہیں سکھایا زندگی نے؟ گنوا نہیں سکتی میں۔ بہت سبق سکھائے ہیں زندگی نے مجھے۔ سبق سکھائے ہوں گے، گر نہیں۔ امامہ نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ سیدھی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ایسی ٹیڑھی باتیں کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ سڑک پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہی بری طرح گڑبڑائی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ امامہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس شخص میں کوئی بات ایسی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کئی سال پہلے آئی تھی، نہ اب آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ اسے واقعی بے حد اچھا لگا تھا۔ عید کے چاند کا اعلان عشاء سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اس اعلان کے فوراً بعد سکندر نے ان دونوں کو 1-2 گھنٹے کے اندر اندر اپنی شاپنگ مکمل کر کے واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا خیال تھا چند گھنٹوں کے بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی، بلکہ ایک ریسٹورنٹ سے ڈنر کیا۔ اس کے بعد مہندی لگوا کر اور چوڑیاں خرید کر وہ واپس آ گئی تھی۔ سالار کم از کم آج رات واقعی محتاط تھا اور سکندر کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کر رہا تھا، کیونکہ امامہ کے گھر میں مسلسل گاڑیوں کا آنا جانا لگا تھا اور وہ لوگ بھی انہی مارکیٹس میں جاتے تھے جہاں پر سالار کی فیملی جاتی تھی۔ 10:30 بجے کے قریب وہ گھر پر تھے اور اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ سکندر طیبہ کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر پر تھے اور باقی سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔ سالار پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل مختلف لوگوں کی فون کالز سن رہا تھا۔ یہ سلسلہ گھر آنے تک جاری تھا۔ امامہ بیزار ہونے لگی تھی۔ اس نے خود گھر سے نکلنے سے پہلے ڈاکٹر سبط علی، ان کی بیٹیوں اور سعیدہ اماں کو کال کی تھی، اور اس کے بعد اس کی کالز آنا بند ہو گئی تھی۔ سالار نے البتہ فرقان اور انیتا سے بات کرتے ہوئے اس کی بات بھی ان لوگوں سے کروائی تھی۔ چلو کافی بناتے ہیں اور پھر فلم دیکھتے ہیں۔ سالار نے بلاخر اس کی بیزاری کو محسوس کر لیا تھا۔ میں ہاتھ دھو لوں؟ امامہ نے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بناؤں گا کافی، تم بس میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ۔ تم بنا لو گے؟ بہت اچھی۔ اس نے اپنا سیل آف کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ مہندی لگے ہوئے دونوں ہاتھ کچن کی ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے وہ اسے کافی بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فج کیک کے 2 ٹکڑے لے کر وہ کافی ٹرے میں رکھنے لگا تو امامہ نے کہا، کچھ فائدہ ہوا میرے کچن میں آنے کا؟ ہاں، تم نے مجھے کمپنی دی۔ اس نے ٹرے اٹھا کر اس کے ساتھ کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم اکیلے بھی بنا سکتے تھے، خامخواہ مجھے ساتھ لائے۔ تمہیں دیکھتے ہوئے زیادہ اچھی بنی ہے۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ یہ بڑی چیپ بات ہے۔ اوہ ریئلی؟ وہ تمہارے رومانٹک ناولز میں بھی تو ہیرو ایسی ہی باتیں کہتا ہے۔ اس نے امامہ کے چہرے پر غائب ہوتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر فوراً اپنے جملے کی تصحیح کی۔ تم میری بکس کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ بگڑی۔ اوکے سوری۔ سالار نے ساتھ چلتے ہوئے ٹرے سے ایک ہاتھ ہٹا کر اس کے گرد ایک لمحے کے لیے حمائل کیا۔ کون سی موویز لی تھی تم نے؟ بیڈ روم میں آ کر امامہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سالار نے مارکیٹ سے آتے ہوئے ایک مووی شاپ سے کچھ سیڈیز لی تھی۔ سی ڈی پلیئر پر مووی لگاتے ہوئے سالار نے ان موویز کے نام دہرائے۔ ریموٹ کنٹرول پکڑے وہ بیڈ سے کمبل اٹھا کر خود بھی صوفے پر آ گیا تھا۔ اس کی اور اپنی ٹانگوں پر کمبل پھیلا کر اس نے کارنر ٹیبل پر پڑا کافی کا مگ اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھایا۔ تم پیو، پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امامہ کو مہندی والے ہاتھوں سے مگ پکڑنے کی کوشش سے روکا۔ اسکرین پر فلم کے کریڈٹس چل رہے تھے۔ امامہ نے کافی کا گھونٹ لیا۔ کافی اچھی ہے، اس نے ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تھینک یو، سالار نے کہتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا مگ اٹھا لیا۔ وہ اب اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔
जहां चार्लिस थेरन नजर आ रही थी। इमामा ने उसका इन्हेमाक महसूस किया था। वो कुछ बेचैन हुई। वो इस एक्ट्रेस के नाम से वाकिफ नहीं थी। यह कौन है? इमामा ने अपना लहजा हत्तल मकदूर नॉर्मल रखते हुए पूछा। तुम नहीं जानती? सालार अब कांटे के साथ केक का टुकड़ा उसके मुंह में डाल रहा था। नहीं, चार्लिस थेरन है। मेरे नजदीक दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। केक इमामा को कड़वा लगा था। वो फिर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे था। खूबसूरत है ना? केक खाते हुए स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर उसने इमामा से पूछा। ठीक है बस, उसने सर्द महरी से कहा। मुझे तो खूबसूरत लगती है। स्क्रीन पर नजरें जमाए वो बड़बड़ाया। इमामा की दिलचस्पी अब फिल्म से खत्म हो गई थी। खूबसूरत है लेकिन बुरी एक्ट्रेस है। चंद सीन गुजरने के बाद उसने कहा, ऑस्कर जीत चुकी है। अभी तक उसकी नजरें स्क्रीन पर ही जमी थी। इमामा को चार्लिस और बुरी लगी। मुझे इसकी नाक अच्छी नहीं लग रही। चंद लम्हे मजीद गुजरने पर इमामा ने कहा, नाक को कौन देखता है? वो उसी अंदाज में बड़बड़ाया। इमामा ने चौंक कर उसे देखा। सालार संजीदा था। फिर, मुझे बाल पसंद हैं इसके। इमामा दोबारा स्क्रीन को देखने लगी। सालार को बेख्तियार हंसी आई। उसने हंसते हुए इमामा को साथ लगाया। तुम जरा भी ज़हीन नहीं हो। क्या हुआ? इमामा को उसके हंसने की वजह समझ नहीं आई। कुछ नहीं हुआ, मूवी देखो। केक का आखिरी टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए वो दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। इमामा ने रिमोट कंट्रोल उठाकर सीडी प्लेयर बंद कर दिया। क्या हुआ? वो चौंका। फजूल मूवी है, बस तुम बातें करो मुझसे। इमामा ने जैसे ऐलान किया। बातें ही तो कर रहा हूं। मेहंदी खराब हुई होगी, सालार ने उसका हाथ देखते हुए कहा। नहीं, सूख गई है, मैं हाथ धोकर आती हूं। वो रिमोट कंट्रोल रखते हुए चली गई। चंद मिनटों के बाद जब वो वापस आई तो मूवी दोबारा ऑन थी। इमामा को आते देखकर उसने मूवी ऑफ कर दी। वो उसके पास आकर बैठ गई। कॉफी पीते हुए सालार ने उसके मेहंदी वाले हाथ बारी बारी पकड़कर देखे। मेहंदी का रंग गहरा तो नहीं था, लेकिन बहुत खिला हुआ था। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। उसकी हथेली और कलाई के नक्शो निगार पर उंगली फेरते हुए उसने कहा। वो बिला वजह मुस्कुरा दी। चूड़ियां कहाँ हैं? सालार को याद आया। पहनूं? वो पुरजोश हुई। हाँ। वो ड्रेसिंग टेबल पर कुछ देर पहले बाजार से खरीद कर रखी चूड़ियां दोनों कलाइयों में पहनकर दोबारा उसके पास आ गई। उसकी कलाइयां यकदम सुर्ख चूड़ियों के साथ सज गई थी। अपनी कलाइयां सालार के सामने करके उसने उसे चूड़ियां दिखाई। परफेक्ट। वो नरमी से मुस्कुराया। कमरे में छाई हुई खामोशी को चूड़ियों की हल्की सी खनक पानी के इर्तियाश की तरह तोड़ने लगी थी। वो अब उसकी चूड़ियों पर उंगली फेर रहा था। मोजा लगता है ये। चंद लम्हों बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा। अपना बाजू उसके गिर्द हमायल करते हुए उसने इमामा को खुद से करीब किया। स्वेटर से निकले उसके सफेद शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए इमामा ने उसके सीने पर सर रख दिया। वो उस शख्स से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन बार बार उसकी कुर्बत में ऐसे ही सुकून और तहफ्फुज़ का एहसास होता था। वजह वो रिश्ता था जो उन दोनों के दरमियान था, या वो जिंदगी जो वो गुजार कर आई थी, या कुछ और। वो नहीं जानती थी, लेकिन हर बार अपने गिर्द उसका बाजू उसे दीवार की तरह महसूस होता था जो वो उसके गिर्द खड़ी कर देता था। एक बात मानोगी? सालार ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मलायमत से कहा। क्या? उसके सीने पर सर रखे इमामा ने सर ऊंचा करके उसे देखा। ओके, इमामा ने बेख्तियार वादा किया। फिल्म देखने दो मुझे। वो बेहद खफा होकर उससे अलग हुई। मैं देखने के लिए लेकर आया हूं इमामा, वो सीधा होता हुआ बोला। तुम दूसरी मूवीज भी लेकर आए हो, उनमें से देख लो कोई। ओके, ठीक है। इमामा हैरान हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया था।
सीडी प्लेयर में मूवी तब्दील करके वो दोबारा सोफे पर बैठ गया। अब खुश? उसने इमामा से पूछा। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुराकर दोबारा उसके करीब हो गई। उसके सीने पर सर टिकाए उसने फिल्म के क्रेडिट्स चलते देखे। वो क्रेडिट्स पर गौर किए बगैर देख रही थी। वो उसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता थपक रहा था। इमामा को नींद आने लगी और उसकी आंख लग जाती अगर तीसरे सीन में उसे चार्लीज थेरन स्क्रीन पर नजर न आ जाती। कुछ कहे बगैर उसने सर उठाकर सालार को देखा। आई एम सॉरी, तीनों मूवीज इसी की हैं, उसने एक शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा। देखने दो यार, उसने जैसे इल्तिजा की थी। इमामा ने चंद लम्हे उसे देखने के बाद स्क्रीन को देखा। तारीफ नहीं करोगे तुम इसकी? आई प्रॉमिस, सालार ने बेसाख्ता कहा। वो खूबसूरत नहीं है, इमामा ने जैसे उसे याद दिलाया। बिल्कुल भी नहीं, सालार ने संजीदगी से तायीद की। और बुरी एक्ट्रेस है, बेहद। इमामा को इसकी तायीद से तसल्ली हुई। और तुम इसे उस तरह अब कभी नहीं देखोगे जैसे पहले देख रहे थे। इस बार सालार हंस पड़ा। किस तरह देखता हूं मैं इसे? तुम देखते नहीं, घूरते हो इसे। कौन ऐसा नहीं करेगा? वो इतनी, सालार रवानी में कहते कहते रुक गया। कह दो ना कि खूबसूरत है। इमामा ने उसकी बात मुकम्मल की। मैं तुम्हारे लिए इसको बहन नहीं बना सकता, तो सिर्फ एक्ट्रेस समझो इसे। एक्ट्रेस ही तो समझ रहा हूं यार। छोड़ो, मैं नहीं देखता। आधी मूवी तो वैसे ही गुजर गई है। सालार ने इस बार कुछ खफा होकर रिमोट कंट्रोल से मूवी ऑफ की। इमामा बेहद मुतमईन अंदाज में सोफे से उठ खड़ी हुई। वो अब सोफे से चीजें समेट रहा था। कंबल ले आओगे ना तुम? वॉशरूम की तरफ जाते हुए इमामा ने पूछा। जी ले आऊंगा मैं। कोई और हुक्म हो तो वो भी दे दें? वो कंबल उठाते हुए खफकी से बड़बड़ाया था। सिकंदर ने ईद के तोहफे के तौर पर उसे एक ब्रेसलेट दिया था और सिवाय सालार के तकरीबन सब ने ही उसे कुछ ना कुछ दिया था। इमामा का ख्याल था वो इस बार जरूर उसे जेवर में कोई चीज तोहफे में देगा। उसे लाशऊरी तौर पर जैसे इंतजार था कि वो उसे कुछ दे। उसने इस बार भी उसे कुछ रकम दी थी। वो कुछ मायूस हुई, लेकिन उसने सालार से शिकायत नहीं की। उसे अजीब लग रहा था कि वो खुद उससे कोई तोहफा मांगे और उसे हैरानी थी कि सालार को खुद उसका ख्याल क्यों नहीं आया। ईद की रात शहर के नवाह में वाक़े सिकंदर उस्मान के फार्म हाउस में एक फैमिली डिनर था। वहां सालार की बीवी की हैसियत से पहली बार वो मुतारिफ हुई थी और तैयबा के तैयार कराए हुए सुर्ख लिबास में वो वाकई एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। 150-200 के करीब वो सब अफराद सालार के एक्सटेंडेड फैमिली थे। इमामा को अब एहसास हुआ था कि सालार का उसे इस्लामाबाद लाने और उसकी शनाख्त को ना छुपाने का फैसला ठीक था। उसे इस इज्जत व एहतराम की अशद जरूरत थी जो उसे वहां मिली थी। ओपन एयर में बारबेक्यू डिनर के दौरान अपनी प्लेट लेकर वो कुछ देर के लिए फार्म हाउस के बरामदे में लकड़ी की सीढ़ियों में बैठ गई थी। एक हट की तरह बना हुआ फार्म हाउस का वो हिस्सा इस वक्त निस्बतन खामोश था। बाकी अफराद टोलियों की सूरत में सामने खुले सब्जे में डिनर करते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ थे। तुम यहां क्यों आकर बैठ गई? इमामा के करीब आते हुए उसने दूर से कहा। ऐसे ही, शॉल लेने आई थी, फिर यहीं बैठ गई। वो मुस्कुराई। उसके करीब बैठते हुए सालार ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास अपनी टांगों के दरमियान निचली सीढ़ी पर रख दिया। इमामा लकड़ी के सतून से टेक लगाए एक घुटने पर खाने की प्लेट टिकाए खाना खाते हुए दूर लॉन में एक कैनोपी के नीचे स्टेज पर बैठे गुलकार को देख रही थी, जो नई गजल शुरू करने से पहले साजिंदों को हिदायत दे रहा था। सालार ने उसका कांटा उठाकर उसकी प्लेट से कबाब का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। वो अब गुलकार की तरफ मुतवज्जे था जो अपनी नई गजल शुरू कर चुका था। एंजॉय कर रही हो? सालार ने उससे पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा। वो गजल सुन रही थी। किसी की आंख पुरनम है, मोहब्बत हो गई होगी, जुबां पर किस्सा गम है, मोहब्बत हो गई होगी।
वो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए गजल सुनने लगा था। कभी हंसना कभी रोना, कभी हंस हंस कर रो देना, अजब दिल का ये आलम है, मोहब्बत हो गई होगी। अच्छा गा रहा है, इमामा ने सताइशी अंदाज में कहा। सालार ने कुछ कहने के बजाय सर हिला दिया। खुशी का हद से बढ़ जाना भी अब एक बेकरारी है, ना गम होना भी एक गम है, मोहब्बत हो गई होगी। सालार सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए हंस पड़ा। इमामा ने उसका चेहरा देखा, वो जैसे कहीं और पहुंचा हुआ था। तुम्हें कुछ देना चाह रहा था मैं। वो जैकेट की जेब में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। बहुत दिनों से देना चाहता था मैं, लेकिन वो बात करते करते रुक गया। उसके हाथ में एक टिबिया थी। इमामा के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई, तो बिलाखिर उसे इसका ख्याल आ ही गया था। उसने डिबिया लेते हुए सोचा और उसे खोला। वो साकित रह गई। अंदर एयर रिंग्स थे, उन एयर रिंग्स से तकरीबन मिलते जुलते जो वो अक्सर अपने कानों में पहने रखती थी। उसने नजरें उठाकर सालार को देखा। मैं जानता हूं ये इतने वैल्यूएबल तो नहीं होंगे जितने तुम्हारे फादर के हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर कभी कभार तुम इन्हें भी पहनो। उन इयररिंग्स को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं पहनना चाहती तो भी ठीक है, मैं रिप्लेस करने के लिए नहीं दे रहा हूं। सालार ने उसकी आंखों में नमूदार होती नमी देखकर बेसाख्ता कहा। वो नहीं जानता था कि बहुत सारी चीजें पहले ही अपनी जगह बदल चुकी हैं। उसकी ख्वाहिश और इरादे के ना होने के बावजूद कुछ कहने के बजाय इमामा ने अपने दाएं कान में लटकता हुआ झुमका उतारा। मैं पहना सकता हूं? सालार ने एक ईयररिंग निकालते हुए पूछा। इमामा ने सर हिला दिया। सालार ने बारी बारी उसके दोनों कानों में वो ईयररिंग्स पहना दिए। वो नम आंखों के साथ मुस्कुराई। वो बहुत देर तक मबहूत सा उसे देखता रहा। अच्छी लग रही हो, वो उसके कानों में लटकते हिलकोरे खाते मोती को छूते हुए मध्यम आवाज में बोला। मुझसे ज्यादा कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई मुझसे ज्यादा तुम्हारी परवाह नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा ख्याल नहीं रख सकता तुम्हारा। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई कीमती चीज नहीं है। उसकी आंखों में आंखें डाले वो उससे कह रहा था, वादा कर रहा था या याद दहानी करा रहा था, कुछ जता रहा था। वो झुककर अब उसकी गर्दन चूम रहा था। आई एम ब्लेस्ड। सीधा होते हुए उसने इमामा से कहा। रोमांस हो रहा है। अपने अकब में आने वाली कामरान की आवाज पर वो ठटके थे। वो शायद शॉर्टकट की वजह से बरामदे के इस दरवाजे से निकला था। कोशिश कर रहे हैं, सालार ने पलटे बगैर कहा। गुड लक, वो कहता हुआ उनके पास से सीढ़ियां उतरता हुआ उन्हें देखे बगैर चला गया। इमामा की रुकी हुई सांस बहाल हुई। वो झींप गई थी। सालार और उसकी फैमिली कम से कम इन मामलात में बेहद आजाद ख्याल थे। किसी को सामने पाकर किसी के सुर्ख होंठों पर अनोखा सा तबस्सुम है, मोहब्बत हो गई होगी। इमामा को लगा कि वो ज़ेरे लब गुलकार के साथ गुनगुना रहा है। जहां वीरान राहें थीं, जहां हैरान आंखें थीं, वहां फूलों का मौसम है, मोहब्बत हो गई होगी। लकड़ी की उन सीढ़ियों पर एक दूसरे के पास बैठे वो खामोशी को तोड़ती, आसपास के पहाड़ों में गूंज की तरह फैलती गुलकार की सुरीली आवाज को सुन रहे थे। जिंदगी के वो लम्हे यादें बन रहे थे, दोबारा ना आने के लिए गुजर रहे थे। उनके अपार्टमेंट की दीवार पर लगने वाली उन दोनों की पहली इकट्ठी तस्वीर इस फार्म हाउस की सीढ़ियों ही की थी। सुर्ख लिबास में गोल्डन कढ़ाई वाला स्याह पश्मीना शॉल अपने बाजुओं के गिर्द ओढ़े, खुले स्याह बालों को कानों की लूओं के पीछे किए। खुशी उसकी मुस्कुराहट और आंखों की चमक में नहीं झलक रही थी, बल्कि उस कुर्ब में थी जो उसके और सालार के दरमियान नजर आ रहा था। सफेद शर्ट और स्याह जैकेट में उसे अपने साथ लगाए सालार की आंखों की चमक
जैसे उस फोटोग्राफ में मौजूद हर शय को मात कर रही थी। कोई भी कैमरे के लिए बनाए हुए इस एक पोज में नजर आने वाले कपल को देखकर चंद लम्हों के लिए जरूर ठटकता। सिकंदर ने इस फोटोग्राफ को फ्रेम करवाकर उन्हें ही नहीं भेजा था, बल्कि उन्होंने अपने घर की फैमिली वॉल फोटोज में भी इस तस्वीर का इजाफा किया था। लाहौर वापसी पर ईद डिनर्स का एक लंबा सिलसिला था जो शुरू हो गया। वो इमामा को अपने सोशल और बिजनेस सर्कल में मुतारिफ करवा रहा था और वो इस सर्कल में अचानक बहुत हवास बाख्ता होने लगी थी। वो कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकर्स और बिजनेस टाइकॉन्स की फैमिलीज पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान की अमीर तरीन और शायद गुमराह तरीन क्लास, हाई क्लास प्रोफेशनल्स, जो 1 को 2 और 2 को 4 नहीं करते थे, बल्कि 1 को 100 और 100 को लाख करने के गुर से आगाह थे। और बैंकिंग सेक्टर की क्रीम, जिनकी बीवी, फयांसी, गर्लफ्रेंड और सेक्रेटरी में तमीज करना मुश्किल था। सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, खुद उनके अपने लिए भी। अपने साथ लेकर आने वाली औरत से उनका रिश्ता जो भी होता, इन फंक्शंस में उन औरतों का काम एक ही होता था। वो अपनी खूबसूरती, बेतकल्लुफी और गर्मजोशी से, अपने नीम उरियां लिबास, अपनी जबान और आवाज की मिठास से, अपने बुलंदोबांग कहकहों से और अपनी अदाओं से अपने शोहर, मंगेतर, बॉयफ्रेंड या बॉस के बिजनेस कॉन्टेक्ट्स में इजाफा करती थी। ट्रॉफी वाइफ वाले शोहर कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से तय करते थे। ईद के चौथे दिन वो उसे पहली बार अपने ही बैंक की तरफ से दिए गए ईद के डिनर में लेकर गया था और एक बड़े होटल में होने वाले इस डिनर में जाते ही इमामा को पसीना आने लगा था। गैदरिंग का एक बड़ा हिस्सा गैर मुल्की मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल था और वो अगर इवनिंग गाउन्स और स्कर्ट्स में मलबूस थी तो वो हैरत का शिकार नहीं हुई थी, लेकिन उसे नर्वस करने वाली चीज उन दूसरी खवातीन और बेगमात का हुलिया था जो पाकिस्तानी थी। वो फैमिली डिनर था। कम से कम सालार उसे यही बताकर वहां लाया था, लेकिन वहां आने वाली फैमिलीज कौन थी ये उसने उसे नहीं बताया था। गहरे गले वाले और बगैर आस्तीन वाले मुख्तसर ब्लाउजेस, बैकलेस गाउन्स, स्ट्रिंगी टॉप्स और ऑफ द शोल्डर्स ड्रेसेस में मलबूस पाकिस्तान की खानदानी खूबसूरत औरतों का इतना बड़ा मजमा उसने पहले कभी नहीं देखा था। चंद लम्हों के लिए उसे लगा था जैसे वो मिस वर्ल्ड के मुकाबले हुस्न में आ गई हो। वहां मौजूद औरतें 20 से 60 साल तक की उम्र के दरमियान थीं और यही तय करना सबसे ज्यादा मुश्किल था कि कौन उम्र की किस सीढ़ी पर खड़ी है। सिगरेट पीते हुए हाथ में ड्रिंक्स लिए वो गर्म जोशी और बेतकल्लुफी के साथ मुख्तलिफ मर्दों से गले मिलते हुए गुफ्तगू में मसरूफ थी। शेफोन के लिबास के ऊपर दुपट्टा ओढ़े इमामा को अपना आप उल्लू बाटा लगा। वहां खड़े उसने जैसे खुद को जांचना शुरू कर दिया था और वहीं खड़े उसने पहली बार सालार और अपने हुलिये के फर्क को भी नोटिस किया था। एक ब्रांडेड स्याह डिनर सूट में सुर्ख धारीदार टाई के साथ वो बिल्कुल इस माहौल का हिस्सा लग रहा था, ग्रूम्ड और पॉलिश्ड। वहां खड़े उस पर यह होलनाक इंकशाफ भी हुआ कि उसका हुलिया सालार के इस लुक के साथ मैच नहीं करता। वो ऑड कपल थे। उसे एहसास कमतरी का दूसरा दौरा बड़ी गलत जगह और बड़े ही गलत वक्त पर पड़ा था। वो उसका तारुफ बारी बारी मुख्तलिफ लोगों से करवा रहा था और इमामा इस पजीराई और गर्म जोशी पर हैरान थी जो उसे मिल रही थी। फिर यकदम उसे एहसास होने लगा कि इस गर्म जोशी की वजह भी सालार सिकंदर था। यह प्रोटोकॉल मिसेस सालार सिकंदर के लिए था, इमामा हाशिम के लिए नहीं। यह टैग जिसके गले में भी लटका होता उसे यही प्रोटोकॉल मिलता, चाहे उसका हुलिया उससे भी बदतर होता। उसका एहसास कमतरी पारे की तरह ऊपर जा रहा था। उसका ख्याल था कि वो पीआर में होने की वजह से इतना सोशल है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका शोहर पाकिस्तान में इस बैंक के चंद कलीदी ओहदों में से एक पर विराजमान था और उसके पास आने वाले लोगों की खुश अखलाकी और गर्म जोशी दिखाने की वजूहात कुछ इतनी फितरी नहीं थी। सालार के साथ खड़े
उसे अपने ही हुलिये की चंद और खवातीन भी बिलाखिर इस मजमे में नजर आ गई थी और उनकी मौजूदगी ने उसे कुछ हौसला दिया कि उस जैसे और भी ऑड कपल्स वहां मौजूद थे। ड्रिंक प्लीज। मशरूबात की ट्रे पकड़े वेटर ने बिल्कुल उसके पास आकर उससे कहा। वो चौंकी और उसने ट्रे पर नजर दौड़ाई। वाइन ग्लास में एप्पल जूस था। उसने एक ग्लास उठा लिया। वेटर अब उनके इर्द गिर्द खड़े चंद गैर मुल्की अफराद को ड्रिंक सर्व कर रहा था। अपने सामने खड़े एक गैर मुल्की जोड़े से बातें करते हुए सालार ने बेहद गैर महसूस अंदाज में इमामा को देखे बगैर उसके हाथ से ग्लास ले लिया। वो चौंक उठी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो शायद खुद पीना चाहता है, लेकिन उसका ग्लास हाथ में लिए वो उसी तरह इस कपल से बातें करता रहा। वेटर दायरे में खड़े तमाम अफराद को सर्व करते हुए सालार के पास आया। सालार ने इमामा का ग्लास बेहद गैर महसूस अंदाज से ट्रे में वापस रखते हुए वेटर से कहा, सॉफ्ट ड्रिंक्स प्लीज। इमामा कुछ समझ नहीं पाई थी। ट्रे में रखे अपना ग्लास उसने दूर जाते देखा। फिर उसने सालार को देखा। वो अब भी उनके साथ गुफ्तगू में मसरूफ था। वेटर चंद लम्हों के बाद एक दूसरी ट्रे लिए मौजूद था। इस बार उसके ग्लास उठाने से पहले ही सालार ने एक ग्लास उठाकर उसे दिया और दूसरा खुद पकड़ लिया। ओह हेलो सालार। वो 40-45 साल की एक औरत थी जिसने सालार के करीब आते हुए उससे हाथ मिलाया और फिर बेहद दोस्ताना अंदाज में बेतकल्लुफी के साथ उसके बाजू पर हाथ रख लिया। वो वहां मौजूद दूसरे मर्दों की तरह औरतों से गले नहीं मिल रहा था, लेकिन उनमें से कुछ औरतों से हाथ मिला रहा था और कई औरतें उससे बात करते हुए इसी तरह बेतकल्लुफी से उसके बाजू पर हाथ रख देती थी। इमामा के लिए फिलहाल इतना कुछ हजम करना मुश्किल हो रहा था। ये सब वो हजम कर लेती अगर उनका लिबास इतना काबिल एतराज ना होता। मुझे किसी ने तुम्हारी बीवी के बारे में बताया है। ये मेरे लिए एक बड़ी खबर है। कब शादी की तुमने? वो औरत अब उससे कह रही थी। सालार ने जवाबन बेहद शाइस्तगी से इमामा से उसका तारुफ करवाया। मिसेस लईक ने उससे मिलते हुए उसे डिनर पर मदऊ किया। सालार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कोई दिन तय किए बगैर दावत कबूल कर ली। वो पिछले 15 मिनट से उसे ऐसे ही कई दावतें इसी तरह कबूल करते देख चुकी थी। मिसेस लईक अब ग्रुप में खड़े दूसरे लोगों के साथ हेलो हाय में मसरूफ थी। तभी उसने अपने अकब में किसी को देखकर सालार को मुस्कुराते हुए देखा। हाय रिमशा। इमामा ने बेख्तियार पलट कर देखा। ओह हाय। रिमशा भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई। सालार ने दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ करवाया। रिमशा बड़ी खुशदिली से उससे मिली। बड़ी लकी हैं आप। अगर आप इसे पहले ना मिली होती तो इस बंदे से मैंने शादी कर लेनी थी। रिमशा ने बड़ी बेतकल्लुफी से इमामा से कहा। बस कुछ देर हो गई मुझे सालार से मिलने में। वो भी जवाबन खुशदिली से हंसा था। वलीमा कब है? वो पूछ रही थी। 20 तारीख को इस्लामाबाद में। वो सालार से कह रही थी। इमामा ने इस बार सालार को उसे टालते नहीं देखा था। वो उसके साथ मुलाकात तय कर रहा था। उसके पास आने वाली वो पहली लड़की थी जिसके साथ सालार का रवैया कुछ ज्यादा बेतकल्लुफी लिए हुए था। रिमशा ग्रुप में मौजूद दूसरे लोगों से मिलने के बाद हॉल में मौजूद दूसरे लोगों की तरफ जा रही थी। इमामा उस पर से नजरें नहीं हटा सकी। कोई बात करो। वहां से वापसी पर सालार ने उसकी खामोशी महसूस की। क्या बात करूं? कोई भी। वो फिर खामोश हो गई। अजीब लोग थे सारे। कुछ देर बाद सालार ने उसे बड़बड़ाते सुना। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। अजीब क्यों? तुम्हें औरतें इस तरह के लिबास में ये सब करती हुई अच्छी लगती हैं? उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा था।